इचिरो और चिरो दो भाई थे। दिन भर वे अपने खेतों में काम करते थे। शाम को जब वे घर लौटते, उनकी माँ सूमी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती थी। आओ मेरे बेटों, भोजन तैयार है। पर कुछ दिनों से इचिरो और चिरो उदास रहने लगे थे और वे अक्सर खिड़की में से दूर कोहरे से घिरे पहाड़ की ओर देखा करते थे। 70 वर्ष के होते ही सब बूढ़ों को उनके बेटे इसी पहाड़ पर लाकर छोड़ जाया करते थे। यह नियम उस राज्य के राजा ने बनाया था। इसके पीछे विचार यह था कि जब बूढ़ों में योग्यता और ताकत खत्म हो जाती है तो वे परिवार और समाज पर बोझ बन जाते हैं। इस नियम में यह बात भुला दी गई थी कि बूढ़े लोग अपनी वर्षों का अनुभव और ज्ञान अपने बच्चों को दे सकते हैं। और एक शाम सुमी ने अपने बेटों से कहा, मेरे बच्चों, आज पूर्णमासी है। आज मैं 70 वर्ष की हो गई हूँ। अब इस राज्य के नियम के अनुसार कल तुम मुझे उस पहाड़ पर पहुँचा आओ जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। माँ, माँ, हम ऐसे शब्द सुन भी नहीं सकते। तुम जो इतनी चुस्त दुरुस्त और बुद्धिमान हो, हम तुम्हें हम वहाँ पहुँचा आएँ। मेरे बच्चों, कानून से तुम कैसे लड़ोगे? और अगली सुबह सुमी ने बड़े प्यार से अपने घर को घूम घूम कर देखा। कपड़े सब दुरुस्त हो आए। मैंने आखिरी खाना भी बना दिया। उसकी डोली तैयार थी और यात्रा शुरू हो गई। यात्रा काफ़ी लंबी थी। आखिरकार वे पहाड़ की तलहटी में पहुँचे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, सुमी रास्ते के किनारे पर उगे हुए सरकंडों को तोड़कर गिराती जा रही थी। पर वह खुद तो उस रास्ते पर वापस नहीं आने वाली थी, पर अपने बेटों के लिए लौटने के रास्ते पर निशान छोड़ती जा रही थी और वह हमेशा की तरह उन्हीं के बारे में सोच रही थी। वे कुहरे से घिरी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। जुग जुग जियो मेरे लाडलो, ध्यान रखना, जिस राह से आए हो उसी राह से वापस लौटना। अलविदा हमारी प्राण प्यारी माँ। इचिरो और चिरो झट से घूमे और लौट पड़े। समझदार और प्यारी माँ के बिना घर कितना सूना लगेगा। जिसने हमें जन्म दिया, दुख तकलीफ उठाकर बड़ा किया, उसी का परित्याग करना पड़े, कितना भयंकर, कितना शर्मनाक। अंधेरा हो चला था और बर्फ भी गिरने लगी थी। उतावली में भाइयों ने छोटे रास्ते से नीचे उतरने का फैसला किया। अचानक बर्फ के फाहे घने होने लगी और जोरदार तूफान शुरू हो गया। अब कैसे जाएं? हम कहाँ हैं? इचिरो, हम रास्ता भटक गए हैं, आगे कोई रास्ता नहीं है। और निराश होकर वे वापस पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ पड़े। माँ, तुम कहाँ हो? हम रास्ता भटक गए हैं, कहाँ हो? बर्फ से सुन्न होकर अधमरी सी सुमी झाड़ियों के पीछे पड़ी थी, पर उसमें चेतना आई। बच्चों को मेरी ज़रूरत है। इचिरो को चिरो ने उसे डोली में बैठाया और घर ले चले। इचिरो और चिरो ने वे देखे टूटे हुए सरकंडे पड़े हैं। न उसी रास्ते चलो मेरे बच्चों। बड़ी आसानी से और आत्मविश्वास के साथ सुमी उन्हें पहाड़ के नीचे ले आई। उनका घर आ गया। हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे माँ, चाहे हमें कुछ भी क्यों न सहना पड़े। इचिरो और चिरो ने सुमी को झोपड़ी के पिछले हिस्से में छिपा दिया ताकि गांव वालों और सिपाहियों को उसका पता न चले। वे तीनों बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन उस राज्य के राजा ने सभी परिवारों के पुरुषों को बुलवाया। मैं कुछ काम बताऊंगा जो कि तुम सबको करने होंगे। जो लोग असफल रहेंगे उन पर भारी जुर्माना होगा। पहला काम यह है कि राख की रस्सी बनाकर लाओ। रस्सी सो भी राख की। इचिरो और चिरो ने इस अनोखे काम के बारे में सभी को बताया। अरे बड़ा आसान है। एक रस्सी लो, उस पर खूब नमक का पानी मलो, फिर उसे एक पतरे पर रखो और आग लगा दो। रस्सी जलने पर राख रह जाएगी, पर नमक की वजह से वह बिखरेगी नहीं। अगले दिन दरबार में काम पूरा कर लाए। अति उत्तम। तुम्हारे नाम क्या हैं? इचिरो और चिरो, महाराज। बहुत खूब। और याद है ना, जो लोग यह काम नहीं कर पाए उन्हें जुर्माना भरना होगा। और बाकी सब गांव वालों ने जुर्माना भर दिया। अब दूसरा काम, एक शंख लाओ जिसके आर पार धागा पिरोया हुआ हो। सुमी के पास इस समस्या का भी हल था। बोली, पहला कदम है एक चींटी को पकड़ना, उसके पैरों में धागा बांधकर उसे शंख के ऊपर वाले छेद में से अंदर जाने दो।
फिर शंख के मुंह पर कुछ चावल के दाने रखो। चावल के दाने से आकर्षित होकर चींटी शंख में से अपना रास्ता बनाकर निकलेगी। धागा भी शंख के मुंह तक पहुंच जाएगा। और राजा की खुशी की सीमा न रही। दूसरे गांव वालों को दोबारा जुर्माना भरना पड़ा। तीसरा काम था बांस के टुकड़े में जड़ और तने की ओर से सिरों को पहचानना। सोमी के उत्तर को दरबार में प्रयोग करके दिखाया गया। बांस के टुकड़े को पानी में डालिए, जो सिरा तैरे वह तने की ओर का है और जो डूबे वह जड़ की ओर का है। लाजवाब मेरे बच्चों, इस बार भी तुमने काम कर दिखाया। एक ऐसा ढोल लाओ जो बिना बजाए बजता हो। राजा का बताया यह काम भी बच्चों ने घर जाकर सुमी को बताया। कुछ सोचने के बाद सुमी हंसने लगी। अचार के इस डब्बे का ढक्कन और पेंटा हटाने से वह दोनों ओर से खुल जाएगा। अब चमड़े के गोल टुकड़े काटकर इसके दोनों ओर मढ़ दो, मगर उससे पहले कुछ मधुमक्खियाँ अंदर छोड़ दो। जब राजा जी ने उत्सुकता से उस अनोखे ढोल को हाथ में उठाया तो अंदर वाली मधुमक्खियाँ घबराकर उड़ी और चमड़े से टकराने लगीं, जिससे ढप 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 ढुप ढुप ढोल अपने आप बजने लगा। चमत्कार चमत्कार, मेरे बताए सभी काम पूरे करने के उपलक्ष्य में ऐ लड़कों, मैं तुम्हें उगते हुए सूर्य का पदक प्रदान करता हूँ। महाराज रुकिए, हम एक अपराध स्वीकार करना चाहते हैं। इस सम्मान के हकदार हम नहीं बल्कि हमारी माँ हैं, जिन्हें हमने अपनी झोपड़ी के पीछे छिपा रखा है। हालांकि वे 70 वर्ष की हो चुकी हैं, पर हमने उन्हें नहीं जाने दिया है। इस तरह हमने राज्य का नियम तोड़ा है। क्या तुमने नियम तोड़ा है? तब तो तुम्हें वही दिया जाएगा जिसके तुम लायक हो। तुम्हें क्षमा दान दिया जाता है। हा हा हा। इचिरो और चिरो, आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि मैं अपने बनाए इस निर्दय नियम को रद्द करता हूँ। महाराज, कृपा करके इन गांव वालों के दिए हुए जुर्माने को वापस लौटा दीजिए, क्योंकि ये बेचारे तो गरीब से गरीबतर हो गए हैं। मैं न सिर्फ इनके रुपए लौटाऊंगा बल्कि एक कोष स्थापित करूंगा जिसकी सहायता से ये अपने बूढ़े माँ बाप की अच्छी तरह से परवरिश कर सकें। और जल्दी ही दरबार में सुमी तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी के लिए और जो ममता तुमने अपने बच्चों को दी है उसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। अब से तुम और तुम्हारे ये लड़के मेरे शाही सलाहकार होंगे। और उस दिन से मौत का पहाड़ सूना पड़ा है, क्योंकि अब किसी अभागे बेटे को अपने प्यारे माँ बाप को वहाँ छोड़ने नहीं आना पड़ता।